हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद प्रज्ञा। यदि आप लोग मेरी वीडियोस में नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी सारी वीडियोस आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी वर्णमाला। इसके पहले का गाइस जो हिंदी का विकास कैसे हुआ, किन लोगों ने किया, ये वीडियो बन चुकी है और उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हूँ मैंने, आप लोग वो जाके ज़रूर देखिए। तो चलिए देख लेते हैं अब हिंदी वर्णमाला। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी वर्णमाला। इसके बारे में हम पढ़ेंगे आज। अब इसमें गाइस वर्णमाला किसको कहा जाता है इसके बारे में देखेंगे। तो वर्णमाला लिख ली और आप लोग भी मेरे साथ अपने नोट्स बनाते चलिए ताकि आप लोगों को कोई भी एग्ज़ाम में दिक्कत ना हो। वर्णों के समूह को या फिर हम वो क्या बोलते हैं वर्णों के समूह को या व्यवस्थित क्रम को, वर्णों के समूह को या व्यवस्थित क्रम को क्या बोला जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। वर्णमाला कहा जाता है। अब ये भी इनको भी अलग अलग भागों में बांटा गया है। किसको? वर्णमाला को। तो देख लेते हैं कि वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है। वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है, पहला जो है और ये दूसरा। तो पहला है हमारा स्वर, पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। पहला है स्वर और दूसरा व्यंजन। अब इसमें जो वर्णमाला की संख्या है वो कितनी है वो भी देख लेते हैं कि वर्णमाला की संख्या कितनी है? 52 है। कितनी है? 52। अब हम स्वर की परिभाषा देख लेते हैं। स्वर की परिभाषा क्या होते हैं? स्वर परिभाषा। तो आप लोग भी मेरे साथ लिखते चलिए। देखिए, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के होता है, जैसे जिस वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के होता है, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी की सहायता या बिना किसी के अवरोध से होता है, उसे हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। अब इस संख्या देख लेते हैं। तो स्वर की संख्या कितनी होती है? स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो ये होते हैं स्वर 11 प्रकार के कौन होते हैं? स्वर होते हैं। और स्वर किन्हें कहा जाता है? तो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? स्वर कहा जाता है। अब वो कौन कौन से होते हैं ये भी देख लेते हैं। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ए, बड़ा ए, ओ, औ और ऋषि। और क्या होता है? ऋषि। ये क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या भी याद रखिएगा और इनको भी याद रखिएगा आप लोग। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। स्वर के प्रकार देख लेते हैं। स्वर के प्रकार, अभी तो हमने इनके बारे में जाना कि इनकी संख्या कितनी होती है, कौन कौन से होते हैं। अब इनके प्रकार देख लेते हैं। तो ये होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से? तो पहला है हमारा हस्वर। इसके बाद जो दूसरे नंबर पर है वो है हमारा दीर्घ स्वर और तीसरे नंबर पर है लुप्त स्वर। ये हमारे 3 स्वर के प्रकार होते हैं। अब पहला वाला जो देख लेते हैं, पहला ह्रस्व स्वर कौन सा होता है, इसको कैसे जानते हैं तो उनके बारे में देख लेते हैं। तो ऐसे स्वर जिनको बोलने में हमको कम टाइम लगता है, बहुत कम समय लगता है, उनको क्या बोलते हैं? हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है 4। अब ये कौन कौन सी होती है तो ये भी लिखते चलिए आप मेरे साथ कि पहला होता है आ, दूसरा ई, फिर ऊ और री, ऋषि का। ये कौन से स्वर कहलाते हैं? ये ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। और ये भी पूछ सकता है पेपर में कि ह्रस्व स्वर किसके प्रकार हैं, तो ये स्वर के ही प्रकार हैं। सेकंड नंबर पे क्वेश्चन बन जाता है कि स्वरों की संख्या कितनी है। तो स्वर की संख्या कितनी है? स्वर की संख्या है 11। वो भी कई बार पूछ लेता है कि कौन कौन से हैं और कौन सा नहीं है, तो आप लोग को पता होना चाहिए। इसके बाद स्वर के प्रकार में है दूसरे नंबर पर दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है और ये कौन से स्वर कहलाते हैं? तो दीर्घ स्वर वो होते हैं जिनको बोलने में थोड़ा अधिक समय लगता है और इनकी जो संख्या होती है वो संख्या होती है 7। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है? 7। वो भी देख लेते हैं कौन कौन सी। पहले नंबर पर बड़ा आ, फिर बड़ी ई, बड़ा ऊ, ऋषि ए,
ए एड़ी का वाला, फिर ओ और औ, ये कौन कौन से होते हैं? दीर्घ स्वर होते हैं। ये भी इसी के भेद हैं। ये संख्या आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद है तीसरे नंबर पर हमारा लुप्त स्वर। लुप्त स्वर कौन कौन से होते हैं, इनकी संख्या क्या होती है, ये भी देख लेते हैं। लुप्त स्वर किसको बोला जाता है? जिनको थोड़ा टाइम लगता है बोलने पे, जैसे ज़्यादा खींचना पड़ता है, जिसको खींचने वाले स्वर को क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं लुप्त स्वर, जिसको लंबे समय तक बोलते हैं। जैसे ओम, ओम बोल के देखिए, आप लोग को थोड़ा टाइम लगेगा। शिवाय हो गया। इसके बाद एक और ले लेते हैं अपन, नमोस्तुते। नमस्तुते, इनको थोड़ा टाइम लगता है बोलने पे। ये जो जाप वाले जो शब्द होते हैं ना, वो लुप्त स्वर में आते हैं। इसी के बाद अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से व्यंजन। तो व्यंजन कौन कौन से होते हैं? अभी हमने स्वर पढ़ लिए, स्वर के कितने प्रकार होते हैं, उनके कितने, वो उनकी संख्या कितनी होती है, किस प्रकार होते हैं, वो सब देख लिया। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन। तो व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो व्यंजन की परिभाषा देख लीजिए पहले आप लोग। तो ऐसे व्यंजन ये होते हैं जिनको सहायता की ज़रूरत पड़ती है। जैसे किसकी सहायता की ज़रूरत पड़ती है? उनको स्वरों की सहायता की। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले शब्द जो हैं वो क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। अब इनकी संख्या कितनी होती है? व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या होती है, व्यंजन की संख्या, ये पेपर में पूछ लेता है कि स्वर की संख्या कितनी होती है और व्यंजन की कितनी होती है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, स्वर की संख्या 11 होती है और व्यंजन की संख्या 33 होती है। इसको कॉन्सोनेंट भी बोलते हैं, ठीक है। व्यंजन की संख्या 33 होती है। अब हम देख लेते हैं उच्चारण के आधार पर क्या होता है। उच्चारण है ना, उच्चारण के आधार पर कितनी होती है? उच्चारण के आधार पर किसकी संख्या? व्यंजन की संख्या। और ये वाला जो ये मैं बता रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे हर एक उससे आपका एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। कंठ व्यंजन है पहला। दूसरे नंबर पर यहीं पर है हमारा तालव्य व्यंजन। तीसरे नंबर पर आ जाता है मूर्धन्य व्यंजन। ये सब व्यंजन के ही प्रकार हैं। व्यंजन के आधार पर जो उच्चारण में हम बोलते हैं, उन्हीं के आधार पर है ये। चौथे नंबर पर है दंत व्यंजन। और पाँचवें नंबर पर है ओष्ठ व्यंजन। अब इनके देख लेते ये होते कौन कौन से हैं। तो चलिए लिखते चलिए आप लोग भी मेरे साथ। जो हमारे कंठ व्यंजन होते हैं, उनके वो कौन कौन से होते हैं? तो का, खा, गा, घा और डा, ये कौन कौन से हैं हमारे? ये हमारे कंठ व्यंजन के अंदर आते हैं, जिनको हम कंठ से कहते हैं। जैसे आप बोल के खुद देख लीजिए, का, खा, ये सब कहाँ से बोले जाते हैं? कंठ से बोलते हैं। अब तालव्य से कौन कौन से बोले जाते हैं? तो चा, झा, जा झंडे वाला, फिर या और शा और या, ये भी इसके अंतर्गत आते हैं, तालव्य के अंतर्गत। इसके बाद मूर्धन्य जो होते हैं वो टा, ठा, डा, ढक्कन वाला, डा, ड़ा और शा, ये सब किसके अंदर आते हैं? मूर्धन्य के अंदर आते हैं। इसके बाद दंत में जो आते हैं, जिसको हम दंत से बोलते हैं, आप लोग भी बोल के देख लीजिए ताकि आप लोग को याद करने में आसानी हो। ता, था, दा, धा और ना, ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये सब आते हैं दंत के अंतर्गत। अब ओष्ठ व्यंजन देख लेते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? तो पा, फा, बा, भा और मा, ये कौन कौन से होते हैं? ओष्ठ व्यंजन होते हैं। अब यदि हम इसमें उच्चारण के आधार पर देखें व्यंजन में, तो ये जो शा और या है, ये नहीं होगा, और शा ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि स्पर्श व्यंजन है। ये भी लिखिए यहाँ पर, आप लोग स्टार बना के लिखिएगा कि जो स्पर्श व्यंजन है, इसी के नीचे लिखिए स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? स्पर्श व्यंजन की संख्या होती है 25। अब ये 25 कैसे गिनेंगे हम? देखिए, ये 5 है, व्यंजनों के आधार पर इसको 5 भागों में बांटा गया, तो ये भी 5 है। 1 2 3 4 5, यहाँ से आप ये भी 5 गिन लीजिए। परंतु मैंने इसमें लिखी क्यों हूँ? क्योंकि तालव्य में जो जब व्यंजन आता है, तालव्य व्यंजन में, तो उसमें भी शा और या को गिनते हैं, और मूर्धन्य में भी ये वाला शा आता है। परंतु यदि स्पर्श व्यंजन में देखें, तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? ये
सिर्फ 25 होती है। तो आप लोग यहाँ से ऐसे करके लिख सकते हैं कि कितनी होती है, 25 होती है। अब इसके बाद आप लोग यहाँ पर हेडिंग डालिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट की। ये वाला जो मैं पढ़ा रही हूँ ये हमेशा आप लोग को एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा और यहाँ से एक एक दो दो नहीं पूरे 5 से 6 क्वेश्चन बन के आते हैं। और अगर आप लोग ने ये वर्णमाला का ये वाला चैप्टर पढ़ लिया तो आपकी आधी हिंदी का तो ये पूरा ही कवर हो जाएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। इम्पॉर्टेंट लिख लीजिए पॉइंट में। अब यहाँ पे पहला देख लेते हैं हम, इसी में कौन सा है ये, अंतस्थ व्यंजन। इसकी संख्या ये हमेशा पूछ लिया जाता है कि कितनी होती है, इसकी संख्या देख लेते हैं। और ये कौन कौन से होते हैं, तो इसकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। और ये कौन कौन से होते हैं, तो ये भी देख लेते हैं कौन कौन से, या, रा, ला और वा। ये कौन से अंतस्थ व्यंजन की संख्या है। और ये 4 यही होते हैं, या, रा, ला और वा। अब यहाँ पे दूसरे नंबर पर है सूक्ष्म व्यंजन। इसकी संख्या कितनी होती है, तो वो भी देख लेते हैं। इसकी संख्या होती है 4, ये भी 4 होती है। और कौन कौन से होते हैं ये, तो ये होते हैं शा, सा और हा, ये होते हैं। अब ये वाला जो है आप लोग इसमें तो याद ही रख सकते हैं कि ये तीनों शा और हा ये कौन से होते हैं, सूक्ष्म व्यंजन। किसके अंतर्गत आता है, ये व्यंजन के अंतर्गत आता है। और इसकी संख्या कितनी है, 4 है। इसके बाद हम देख लेते हैं संयुक्त व्यंजन। इसको भी और डीप पढ़ा दूंगी मैं एक बार। संयुक्त व्यंजन, इनकी संख्या भी देख लेते हैं कितनी होती है, तो इसकी संख्या भी 4 होती है। और कौन कौन से होते हैं ये होते हैं छा छत्री का, त्रा त्रिशूल का, ज्ञा ज्ञानी का और श्रा आश्रम वाला श्रा। ये होते हैं संयुक्त व्यंजन। कितने, 4 होते हैं। अब यहाँ से और देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है पूरा, इसको भी आप फिर से इम्पोर्टेंट करके लिखिएगा कि अर्धस्वर, जो हमारे अर्धस्वर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो हमारे अर्धस्वर 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, या और वा। ये जो एक एक जो पॉइंट मैं बता रही हूँ ना, ये एक एक पॉइंट से ही हमारे क्वेश्चन बनते हैं। इसी में पूछ लिया जाता है कौन से नहीं हैं और कौन से हैं, किसको कहते हैं और किसको नहीं कहते। अब इसके बाद देखते हैं लुंठित या कंपित, है ना, कंपित बोल सकते हैं, कंपित, प्रकंपित व्यंजन। वो कौन कौन से होते हैं, तो वो होता है रा। ये वाला जो क्वेश्चन है ये वेरी IMP है, क्योंकि ये हर बार पूछा गया है और अभी भी चांस है कि ये कोई भी एग्जाम में पूछ सकता है कि लुंठित या कंपित व्यंजन कौन सा है, तो वो है रा। इसके बाद है पार्श्व व्यंजन, है ना, पार्श्व व्यंजन। ये कौन सा होता है, तो ये होता है सिर्फ ला। और लुंठित व्यंजन रा, पार्श्विक व्यंजन ला। इसके बाद नासिक देख लेते हैं। पहला, दूसरे नंबर पर ये था, तीसरे नंबर पर फिर ये है कौन सा, नासिक। जो हम नाक से कहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, नासिक व्यंजन। अब ये आप लोग भी बोल के देख लीजिएगा जिसमें आपको कन्फ्यूज़न ना हो। डा, या, ड़ा, ना और माँ, इनको हम कैसे बोलते हैं, नाक से बोलते हैं। तो ये कौन से हो गए हमारे व्यंजन, नासिक व्यंजन हो गए। इसके बाद चौथे नंबर पर है हमारा स्वरयांत्रीय व्यंजन। कौन सा, स्वरयांत्रीय व्यंजन। ये कौन सा व्यंजन होते हैं, ये भी देख लेते हैं। और ये व्यंजन भी एक ही होता है, कौन सा होता है, सिर्फ हा होता है। कौन सा, हा। ये चारों पॉइंट ये वाले और जो इसके पीछे मैं पढ़ा चुकी हूँ वो, ये सारे IMP हैं। आप लोग सबसे पहले तो इन्हीं को पढ़िए, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न यही होता है, तो इनको पहले पूरा क्लियर करिए। उसके बाद फिर आप लोग सेकंड वाले पे, वो वाले पे देखिएगा। और इनको भी डिटेल में पूरा एक एक पॉइंट को डिटेल में पढ़ने के लिए वो वीडियो भी बन जाएगी। इसके बाद आप लोग प्लीज़ वहाँ जाकर वो वीडियो को भी देख लीजिएगा। अभी आप सिर्फ ये समझने के लिए इतना पढ़िए कि कौन कौन से व्यंजन कहाँ कहाँ और कितने होते हैं। और यहीं पे आप लोग याद रखिएगा कि जैसे वर्ण की अगर परिभाषा पूछ ले या कुछ, तो वो क्या होगी कि वर्ण की सबसे छोटी, मतलब वह छोटी से छोटी सबसे ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसको ही हम क्या बोलते हैं, वर्ण बोलते हैं। चलिए आप लोग संयुक्त उसको भी समझ ही लीजिए। यहाँ पर अब संयुक्त जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, संयुक्त व्यंजन, उसको मैंने ऊपर से बता दी हूँ, उसको आप अभी इसमें डिटेल में पढ़ लीजिए। अब संयुक्त व्यंजन होते कौन कौन से पीछे देख लिए अभी हमने कि श्रा,
त्रा ज्ञा और आश्रम वाला श्रा, क्षत्रिय वाला छा त्रा ज्ञा और शा। अब यहाँ पर ये पूछ लिया जाता है कि बनते कैसे हैं, तो इसके लिए भी वो ऑप्शन में कुछ रख देगा, उसके बाद वो पूछेगा कि ये है कि नहीं है, तो इसको भी हम अभी यहाँ पे डिटेल में देख लेते हैं, लिख ही लेते हैं ना। लिख लो यहाँ पर देवनागरी जब लिपि, देवनागरी लिपि में सहयोग के बाद रूप परिवर्तन, जब इसका रूप परिवर्तन हो जाने के कारण जो इन तीनों इन चारों को है ना, इनको लिख लेते हैं, इनको गिनाया जाने लगा। किसमें गिनाया जाने लगा? गिनाया जाने लगा। किनको गिनाया जाने लगा? संयुक्त व्यंजन को। अब इनको कैसे गिनते हैं तो वो भी देख लेते हैं। दो या दो से अधिक व्यंजन जहाँ मिल जाते हैं उसको तो क्या कहा जाता है? संयुक्त व्यंजन। ये आप लोगों को भी पता है कि दो या दो से अधिक व्यंजन को मिला देते हैं तो वो क्या बनते हैं? संयुक्त व्यंजन बन जाते हैं। तो दो या दो से अधिक व्यंजन मिलाने पर क्या बन जाते हैं? संयुक्त व्यंजन बन जाते हैं। संयुक्त व्यंजन बन जाते हैं। अब वो कैसे बनते हैं वो भी देख लेते हैं। अब कि पहला हमारा क्या है? श्रा है, सॉरी छा है, छा क्षत्रिय वाला है ना, ये छा क्षत्रिय वाला। अब इसको बनाते कैसे हैं? किस किस से बनता है? तो ये बनता है क्या? आधा का प्लस शा, ये दोनों मिला के क्या बनाते हैं? छा। और इसको हम लिखने में कैसे लिखते हैं? जैसे हम अक्षर लिख रहे हैं तो ये वाला जो बन रहा है ये किस दोनों से मिलकर बन रहा है? ये आधा का और शा से। जब इन दोनों को मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? छा बन जाता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर हमारा क्या है? त्रा त्रिशूल का। ये कैसे बनता है त्रा त्रिशूल का? तो यहाँ पर आधा जा और यहाँ लगता है, जब ये क्या बनता है? त्रा त्रिशूल का बनता है। सॉरी यहाँ पर ये आएगा ज्ञानी वाला, मैं ही कंफ्यूज हो गई। जा और यहाँ से क्या बनता है? ज्ञा बनता है। इसको हम क्या बोलते हैं? ज्ञान, ऐसे लिख देते हैं। और बनता किससे है? ज्ञानी से। अब इसके बाद देख लेते हैं त्रा किससे बनता है। तो त्रा बनता है आधा ता और रा से। ये दोनों को मिलाकर क्या बनाते हैं? त्रा बनाते हैं। और इसको हम लिखने में कैसे लिखते थे? जैसे नक्षत्र हो गया, वो इन्हीं से बनता है। त्रिशूल वो भी त्रा से बनता है। इसके बाद अब आ गया हमारा 4th नंबर पर जो है श्रा। अब ये श्रा किससे बना है? तो ये बना है आधा शा और रा से। क्या बना है? श्रा। इसको लिखने में कैसे लिखते हैं हम? इसको लिखने में लिखते हैं हम आश्रय। तो आधा शा और रा मिलकर क्या बना? श्रा बना। इसको लिखने में क्या लिखेंगे? आश्रय लिखेंगे। अब आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, कुछ आरोग्य वहा भी होते हैं, ठीक है, आयोग्य वहाँ भी होते हैं। और ये वाला सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये भी पेपर में हमेशा ही पूछते हैं। आप लोग कोई भी पेपर देख लीजिए, यहाँ पे दो में बहुत कन्फ्यूजन होता है कि अयोग्य वहाँ होते कौन कौन से हैं। तो जो पहला होता है वो होता है क्या? अनुस्वार होता है। अब अनुस्वार किसको बोलते हैं वो देखेंगे। और दूसरा होता है यहाँ पर विसर्ग, और विसर्ग क्या होते हैं हम उसको भी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं अब अयोग्य वहाँ। अयोग्य वहाँ कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पर पॉइंट में आप लोग लिखिएगा 2 प्रकार के। ये पूछ लेता है कि कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो हम पीछे अभी पढ़ चुके हैं, अनुस्वार और विसर्ग होते हैं। अब इनको लिखने में कैसे लिखते हैं? तो जो अंग, इसको हम क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार कहते हैं। और ये जो आहा है, ये 2 विसर्ग वाला, इसको हम क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। विसर्ग कहते हैं। अब इसको और समझते हैं। जैसे ये अंग है तो इसको स्वर के बाद जो बोले जाने वाला जो हलंत है उसको हम क्या बोलते हैं? जैसे अर्ध ध्वनि, उसको हम क्या बोलते हैं? अनुस्वार बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर इसका ये लिख लीजिए, पहले का इसका है ये अनुस्वार का, लिख लीजिए कि क्या लिख सकते हैं हम? प्रचंड लिखते हैं जैसे, है ना, कंठ। और इसके बाद हम और क्या लिखते हैं? छंद। तो ये क्या हो गए हमारे? ये हो गए हमारे अनुस्वार, है ना,
ये हमारे अनुस्वार हो गए। इसके बाद दूसरे नंबर पर देख लेते हैं कि आहा विसर्ग किसको कहते हैं। तो जैसे कि यदि हम महाप्राण सूचक जो लगाते हैं ना, महाप्राण सूचक एक स्वर्ग है, ये भी आप लोगों को पता होगा। तो यहाँ पर ये जैसे में लिख लीजिए विसर्ग किसको कहते हैं। इसका उदाहरण क्या होगा, प्रातः। ये विसर्ग जो लग रहा है तो ये दो आरोग्यवाह के अंतर्गत आते हैं। तो आरोग्यवाह कौन कौन से हो गए, अम और आहा। तो अंतः ये जो है ये वाला लास्ट वाला, इसमें उदाहरण में प्रातः लिखेंगे हम और लिखेंगे अंतः। तो इससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि दो होते हैं आरोग्यवाह, जिसको अम को कहा जाता है अनुस्वार और इसको कहा जाता है विसर्ग। इसी के बाद हम और देख लेते हैं अब कि संवृद्ध स्वर और अर्धस्वर। अर्धस्वर किनको कहते हैं। और यहाँ पर एक और लास्ट में आएगा विवृद्ध स्वर। ये तीनों स्वर कौन कौन से कहलाते हैं। तो पहले नंबर पर लिखिए आप लोग संवृद्ध स्वर। ये स्वर क्या होते हैं, ये जो वृहद स्वर है इसमें हमारा जो मुख द्वार होता है वो क्या हो जाता है, सकरा हो जाता है। और संवृद्ध का इसका मतलब ही क्या होता है, सकरा होता है। तो आप इससे समझ लीजिए कि संवृद्ध जो स्वर है वो क्या, उसका जब हम उच्चारण करते हैं मुख्य द्वार से तो वो कैसा हो जाता है, सकरा हो जाता है। तो इसकी संख्या कितनी है, इसकी संख्या है 4। अब ये होते कौन कौन से हैं, तो ये होते हैं ई, बड़ी ई, ऊ और बड़ा ऊ। आप लोग ये बोल के देख लीजिए, इसमें मुख द्वार कैसा हो जाता है, सकरा हो जाता है। ई, बड़ी ई, ऊ, ये कौन से होते हैं, श्रवृद्ध होते हैं। अब दूसरे नंबर पर क्या है, अर्धस्वर। अब ये अर्धस्वर क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं अर्धस्वर। तो अर्धस्वर जब हम बोलते हैं उच्चारण में तो इसमें मुख द्वार कैसा होता था, कम हो जाता है। जब हम बोलते हैं तो हमारा मुंह ज़्यादा नहीं खुल पाता है। तो ये होते हैं 2 प्रकार के। और ये कौन कौन से होते हैं, ए और ओ। आप लोग भी बोल के देख लीजिए, इसमें ज़्यादा हमारा मुंह नहीं खुलता। और यही पेपर में पूछ लेते हैं, इसी में कन्फ्यूजन हो जाता है यहीं पर कि संवृद्ध स्वर ओ है या फिर ऊ है। तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा कि संवृद्ध जो स्वर है वो ऊ है और अर्ध स्वर में यदि पूछेगा तो यहाँ पर ओ लगाना पड़ेगा आपको। इसके बाद तीसरे नंबर पर है वृद्ध स्वर। ये कौन सा स्वर है, तो इसमें हमारा जो मुख द्वार होता है वो पूरा की पूरा खुला हुआ होता है। और ये होते भी 2 प्रकार के हैं। जैसे कि अर्धस्वर होते हैं 2 प्रकार के, ए और ओ, वैसे ही वृहद स्वर होते हैं 2 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं, बड़ा आ और ओ। ये होते हैं 2 प्रकार के वृहद स्वर। और गाइस यदि आप लोगों ने हिंदी की वीडियो यदि वो वाली नहीं देखी है, हिंदी का विकास की, तो वो भी जाके मेरे चैनल पे देख लीजिए। इसके बाद यदि हिस्ट्री का टॉपिक अगर आपको देखना है, यदि आप लोग ने वो हिस्ट्री की वीडियो नहीं देखे हैं तो मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। आप लोग वो वाली भी वीडियो को ज़रूर देखिए जाके। और इनसे जो क्वेश्चन बनते हैं, चलिए एक बार वो रिवाइज़ कर लेते हैं कि वो कौन कौन से बनते हैं। जैसे हमने शुरू में देखा था कि वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, तो वहाँ पर कितने होंगे, 52 होंगे। ऐसी स्वरों की संख्या कितनी होगी, तो 11 होगी। 4 हमारे अंतःस्थ व्यंजन होंगे, 4 संयुक्त व्यंजन होंगे जो इसके पीछे हम पढ़ चुके हैं पूरा डिटेल में। 1 हमारा अनुस्वार होगा, जो कि अभी मैंने आप लोगों को लिख के ही बता दी कि वो उसको कैसे लिखते हैं। उसको ये लिखते हैं प्रचंड या फिर प्रचंड या कंठ या छंद से। हम इसको क्या बोलते हैं, हमारा अनुस्वार है ये। 25 हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं, 4 ऊष्म व्यंजन, 2 भृगुण व्यंजन और 1 विसर्ग होता है। इसके बाद आप अर्धस्वर भी अभी देख चुके हैं, ए ओ 2 अर्धस्वर होते हैं, वृहद 2 होते हैं, आ और आहा। वृहद स्वर 4 होते हैं, ई, बड़ा ई, ऊ और ओ। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि सारी वीडियोस आपको मिल सके। और मेरी आने वाली सारी वीडियोस में आप लोग मेरे साथ ऐसे ही बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को हम आज ख़त्म करते हैं।